चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 3। एटम्स पढ़ रहे थे, उसमें पहली यूनिट क्या पढ़ रहे हैं, एटम्स। हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया। इसमें से स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था, राइडरबर्ग फॉर्मूला पढ़ लिया था, स्पेक्ट्रल सीरीज भी पढ़ लिया था, और अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले। ठीक है, तो अभी जो लास्ट के सारे टॉपिक है वो हमने कवर किए थे, उसमें सारे पुराने टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिसमें लास्ट पढ़ा है स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, जिसमें कितने हमने देखा, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पैश्चन सीरीज और आपका ब्रैकेट एंड पीफर्ड, ये हमने पढ़े। जिसमें हमने ये पाया कि हम इन्फिनिटी से ऑर्बिट संख्या इन्फिनिटी से कहाँ आ रहे हैं, हम 1 तक आएंगे तो लाइमन, 2 पर आ जाएंगे तो बामर, और पैश्चन में 3 पर, और ब्रैकेट में 4 पर, और पीफर्ड मतलब हमारी फाइनल पोजीशन, ऑर्बिट पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये है। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी था, वो फॉर्मूला हमने बनाया था 1/λ इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है RH, राइडरबर्ग कांस्टेंट था ना वहाँ पर, RH इंटू जेड स्क्वायर, जेड आपको अभी बताया मैंने, नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये क्या 1 जो आपका फाइनल है ना, तो लाइमन में 1 पे जा रहे हैं, और यहाँ पर कहाँ से, इन्फिनिटी से भी आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं ना। तो ये आपका दिया गया है 1/n² माइनस 1/n²। तो इस तरीके से हम लोग निकालना जानते हैं हाउ टू स्पेक्ट्रल, मतलब समझ लो पहले जो एनर्जी इमिट करेगा। तो आपको ये भी सिखाया गया था कि एनर्जी लेवल ऑर्बिट में, ये भी डायग्राम याद रखो कि इसमें समझ नहीं आता कि ये वेवलेंथ क्यों निकाल रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2। तो ये क्लियर पता है कि ऑर्बिट नंबर 2 का एनर्जी लेवल E2 है, E1 है। तो यहाँ एक चीज और अंडरस्टैंडिंग है, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो जब हम देखो E2 से E1 पे आएंगे तो वहां पर ज्यादा एनर्जी है, हमें कम एनर्जी पे जाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एमिट करेंगे एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ hν। यहीं से वो स्पेक्ट्रल बनता है, उसी वहीं से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसका कारण यही है। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज वाली जो पूरा इसका बेसिस ही क्या था, इसी पर तो आदि देखो वहां पर भी है। हम N3 से कहाँ आ रहे हैं, N2, तो यहाँ वेवलेंथ, यानी जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसी की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ठीक है, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। मतलब कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो कम से कम ऊर्जा लगेगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी एट इन्फिनिटी लेवल माइनस एनर्जी एट एन ग्राउंड लेवल, है ना। फिर ये हो जाएगा माइनस ऑफ En। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या माना जाता है, जीरो हो जाती है। अरे निगेटिव वैल्यू होती है बच्चों, निगेटिव वैल्यूज ये वाली, ये जीरो है और यहाँ पर ये निगेटिव है, तो जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर होगा ना। तो इस तरीके से ये माइनस ऑफ En, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू गेन काइनेटिक एनर्जी टू इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान से सुनना है इसको। तुम्हें लगता होगा कि सर कह रहे हैं एक्सीलरेट। बच्चे ये बताओ, हम बहुत आगे की बात नहीं करते हैं, तुम इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास में पढ़े होगे, है ना। एक धातु है, धातु में A से B उसका कंडक्टर की लंबाई है AB, इसकी लंबाई कितनी है L, इसका क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A एरिया, है ना। आपको पता है जब चार्ज फ्लो करेगा तो ये सारे क्षेत्रफल से होकर के गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, इसे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग। मान लो अगर Q चार्ज फ्लो करता है तो फ्लो करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, हम बैटरी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक निगेटिव, यहाँ पर V प्लस आएगा और यहाँ V, यही जो पोटेंशियल के बीच में अंतर होगा इसी कारण यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा। और जो परिभाषा है वो है V इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी टू फ्लो चार्ज Q टू अ कंडक्टर। यही परिभाषा है पोटेंशियल डिफरेंस की। वर्क क्या होता है, ऊर्जा, एनर्जी होता है कि नहीं होता है। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कितनी कंज्यूम किया, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। और वहीं से Q की वैल्यू का इलेक्ट्रॉन लिख दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे ये तो समझ में आ रहा है। चार्ज जो फ्लो करता है बेटा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। एक्सीलरेट करने का मतलब क्या, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस आएगा, उतना ज्यादा इसको पुश मिलेगा चार्ज को। तो एक्सीलरेट करने का मतलब समझ में आया, जो हम पोटेंशियल लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि जो एनर्जी आप खर्च कर रहे हो अपॉन, ये है तो W/Q ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी कहते हैं, यानी ये वो पोटेंशियल है जिससे कि मोशन हुआ, और मोशन में एक्सेलरेशन जब आया तो उसके लिए उसने काइनेटिक एनर्जी खर्च करी।
तो वही कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच अ फ्री इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू गेन काइनेटिक। अरे चलो कुछ नहीं आता है, कंडक्टर खाली पड़ा था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा था रेस्ट पर, लगाया बैटरी मैंने, तो जीरो से वो कुछ वी तक जाएगा, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी जिससे ये मोशन करता है चार्ज इसके अंदर, तो जीरो से वी ड्रिफ्ट तक में चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा, तो एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा। चलो इतना समझ में आ गया। मस्ट बी एक्सेलरेटेड, इससे कह रहे हैं जिसके बराबर होगा वो क्या होगा, टू द आयनाइजेशन एनर्जी। कब तक एक्सेलरेट करेंगे, जब तक वो कितनी एनर्जी ना हो जाए, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर, यानी W की वैल्यू कितनी ना हो जाए, En के बराबर, ठीक है, इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो उस आयनाइजेशन एनर्जी को डिवाइड कर दिया जो चार्ज को एक्सेलरेट कर रहे थे, तो हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल। तो ये 10वीं क्लास का जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। अब कह रहे हैं हम ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, और हम ग्राउंड हमेशा n इक्वल टू तो पता ही है ना। ग्राउंड से हम हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहते हैं, उसको एक्साइटेड कहेंगे। पहले वाले आयनाइजेशन में क्या परिभाषा में था, हम इंफिनिटी पे जा रहे थे। क्या हो गया बेटा, पढ़ने की कोशिश करो, क्या हो गया, तुम प्रेशर में हो ज्यादा, बोलो क्या बात है। रुको हम एक काम करते हैं, हाँ चलिए आगे देखिए। तो जब याद रखना, अगर मुझे कुछ याद करना है सरल भाषा में, कि जब हम यानी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, तो जो मैं ऊर्जा खर्च करूंगा वो कितनी ऊर्जा है, आयनाइजेशन, जिसकी वैल्यू क्या होगी, -En, ठीक है। आगे देखो, उसी एनर्जी को डिवाइड कर दूंगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। ये मैं सरल भाषा में रटवा रहा हूं कि जिससे तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा, जो मैंने लगाया वी आयनाइजेशन, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमको क्वेश्चन पूछेगा तो हम इसे निकाल लेंगे, ठीक। अब एक्साइटेड, इसी शब्द को बदल दिया, फॉर्मूला कुछ नहीं बदला, सब कुछ सेम चल रहा है। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब हम इन्फिनिटी पे नहीं जाना चाहते। आप n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को कह दिया किसी ने n इक्वल टू 4 पे फेंक दीजिए, तो मैंने यहां से यहां तक में जो एनर्जी मेरी खर्च हुई, तो मैंने कहा n इक्वल टू 4 की एनर्जी निकाल लूंगा, हाँ निकाल लूंगा भाई, E हायर माइनस E ग्राउंड स्टेट, तो जो डिफरेंस आएगा यही मेरा एक्साइटेशन का एनर्जी है। समझ में आया। तो कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव वन इलेक्ट्रॉन या एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, जिसका फॉर्मूला ये रहा। तब पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये जो ई एक्साइटेशन आया बेटा, इसको डिवाइड कर दूंगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो मुझे मिल जाएगा, बताओ, एक्साइटेशन पोटेंशियल, कि मैंने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया था कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहां से कूद के यहां चला गया। समझ गए। आगे तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, बाइंडिंग एनर्जी की बात पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग ने आयनाइजेशन एनर्जी खत्म किया, अभी हम आयनाइजेशन पोटेंशियल खत्म कर लिया, एनर्जी और पोटेंशियल। अब पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी। अब ध्यान से देखो, एनर्जी लिबरेटेड व्हेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सिस्टम आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू असेंबल द आपका सिस्टम। अब समझो कहने का मतलब क्या हुआ। अच्छा, याद आ रहा है किसी को ये बात कि जब हम हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एच न्यू बाहर निकलती है, स्पेक्ट्रा वहीं से बनता है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि भैया पहले ये सारे अलग अलग दुनिया में थे, हम वहां से इसको लिबरेट के वहां से लेकर के आए, लिबरेट का नाम बसाना कहते हैं इसको। जैसे बाहर लोग घूम रहे थे, उनको लेके आए, चलो आपको घर बना के दे रहे हैं, बस जाओ। समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड किया गया ना, कि तुम यहां बैठो, 2 लोग यहां बैठो, 3 लोग यहां बैठो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑर्बिट्स। तो यहां पर ध्यान देखो, एनर्जी लिबरेटेड व्हेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिस्टम आर ब्रॉट इंफिनिटी टू असेंबल द सिस्टम। इंफिनिटी पे तो बहुत एनर्जी थी, वहां से लेके एनर्जी लिबरेट हुई, बाहर निकली कि नहीं निकली, एमिट हुई कि नहीं हुई। अब तो बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी। तो कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो आप उल्टा कर दो। देखो ध्यान से, ये समझ में आता नहीं जल्दी, इसमें कंफ्यूजन बहुत आता है। चलो तुम्हें कुछ नहीं आता, ये बता सकते हो आयनाइजेशन वाला क्या था। हम कहां थे भाई, हम इन्फिनिटी से यहां आ रहे हैं, है ना। तो अब बाइंडिंग इसका जस्ट उल्टा, तो हम यहां से उल्टा जा रहे हैं, है ना। तो एनर्जी जब यही देखेंगे तो यहां क्या कर रहे हैं, कह रहे ई बाइंडिंग इज नथिंग नेगेटिव ऑफ ई आयनाइजेशन, तो ये प्लस En होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है। लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ध्यान से देखो क्या क्या लिमिटेशन है।
ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्प्लिटिंग। और देखो बात बस ये होती है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि पीपीटी में सर बहुत कम पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हारे कचरे को यानी जो एक्स्ट्रा जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा, किताब क्या होती है ना पूरी राम गाथा लिख देते हैं कि वो मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता, सब कुछ आज ही पढ़ के सीखोगे। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सब यहीं एक ही साथ पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए किताब की मोटाई जो साइड बुक होती है बढ़ जाती है। लेकिन एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें सिर्फ उतना ही लिखा रहता है जितना तुम्हारे इस लेवल पर होना चाहिए, जो पहले का है वो मान के चलते हैं कि तुमको आता है, इसीलिए वो पतली होती है और ये मोटी होती है, नहीं तो ये बिके क्यों। समझ में आ रहा है। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो कई चीज़ें हम लिखते नहीं, बोल के बता देते हैं, तो हम पीपीटी में नहीं डालते हैं क्योंकि वो इस क्लास का नहीं है, वो पिछली क्लास का है। इसीलिए लगता है कभी कभी कंटेंट बहुत कम है, लेकिन कंटेंट आप हेडिंग मिलाओगे तो आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे और सारी बातें मिल जाएंगी, ठीक है। और रही बात डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन सब नहीं आते हैं एग्जाम में उतरे, बेसिक बस फॉर्मूला कहते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा पूछी गई है, आप अपना कैरिकुलम पढ़िए। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उसमें डेरिवेशंस भी डाले हैं, तो डेरिवेशंस आपके पास हैं, आप ये पढ़ो, निश्चिंत होकर पढ़ो, ये पढ़ करके प्रीवियस ईयर लगाओ और ना लगे तब लेकर के आओ, क्योंकि अभी इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम डाउट खेलेंगे। अगर तुम अभी भी डाउट खेलोगे कि ये सही है कि मैं सही हूँ ऐसे करोगे तो हो चुका तुम्हारा। तुम्हारे पास 1 ही 1.5 महीने बचे हुए हैं, अब तुम बस पढ़ो और जा करके प्रीवियस ईयर लगा कर चेक करो, अगर ना लगे तो लेकर के आना, उसमें जो भी होगा वो हम बताएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अभी डाउट गेम खेलोगे तब तो हो चुका, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। ये इन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन, लिमिटेशन क्या है बोरेटॉई मॉडल की कि भैया स्प्लिटिंग और ये जो स्प्लिट हो रही है ये बता नहीं पाए। हम लोगों ने कल ये बात करी थी, कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, है ना, लाइन, कंटिन्यूअस और एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन बताया था क्रिस्टल कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कंटिन्यूअस वाले कोई एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहां डार्क स्पॉट आ जाएगा जिससे कि सेपरेटिंग आ जाएगा। तो देखा जाए तो ये समझा नहीं पाई ये बात, स्पेक्ट्रल लाइंस वाली बात। फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। इनका जो पूरा सिस्टम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का वो आधारित है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम पर ही, और कोई एटम ले रहे हैं तो उसको समझा नहीं पा रहे हैं और एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा है। could not explain the spectrum when two spectral line are very close to each other। कह रहे हैं ऐसा भी बना है कई बार तो दो बहुत करीब करीब है, फिर तीसरी बहुत दूर है, तो ये समझा ही नहीं पाए तो करीब का होने का रीजन क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो could not explain the ability of atom from molecule by chemical bonding। तो एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये भी नहीं बता पा रहे। एटम से तो छोटा होता है ना, एटम से बड़ा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एटम बनाता है एक मॉलिक्यूल को, यही तो होता है ना बेसिक। तो चलो ये पता होना चाहिए। पहले मैं अभी थ्योरी खत्म करूंगा, उसके बाद देखूंगा इसमें बचा है कुछ कि नहीं खत्म, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसमें हाइड्रोजन एटम जंप करता है, ये देखो बहुत बढ़िया, यही क्वेश्चन तुम्हारे काम आ जाएगा, वो वाला जो कंफ्यूजन था ना एक्साइटेशन वाला। यहाँ पर देखो कह रहे थर्ड ऑर्बिट से कहाँ जा रहे हैं, तो बताओ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, हायर से, हाँ वेरी गुड, है ना, क्या होगा एच न्यू आपका रिलीज होगा, क्योंकि हम हायर से लोअर पे आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं इट एमिट्स ए फोटोन, मैंने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, और वेवलेंथ लैम्डा व्हेन इट जंप्स फ्रॉम 4th to 3rd ऑर्बिट द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी। कह रहे हैं जब 3 से 2 पर आए तो लैम्डा वेवलेंथ का निकला, अब कह रहे हैं 4 से 3 पे आएंगे तो कितने लैम्डा का, नहीं मतलब इसके कंपेरिजन, इस लैम्डा कंपेरिजन में बताइए कि कितनी वैल्यू का आपका जो वेवलेंथ है वो होगा। समझ गया क्वेश्चन, सॉल्व करो। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, है ना, आधा तो कर ही दिया है, कंप्लीट करके खत्म करता हूँ। तो हमारे पास इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है, लैम्डा अगर दिया हुआ है इसका मतलब है अब फॉर्मूले में अगर सब कुछ दिया रहेगा तो हम RH की वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे, क्वेश्चन में RH की वैल्यू नहीं दी गई थी। तो अप्रोच बड़ा सिंपल है, लैम्डा आपको गिवन है, गिवन के क्रिएट करो, RH निकालो। तो पहले वाले से हमने RH निकाला, RH की वैल्यू कितनी आ गई 36/5 लैम्डा, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब मैं फिर से वही वाला फॉर्मूला लिखूंगा, इस बार RH की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर हमें λ2 निकालने को बोला गया है, तो हमें नहीं पता था, तो यहाँ पे RH रहने देंगे और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ क्या जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 16 9 जा कितना होता है 144 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना भैया, ठीक। और यहाँ क्या आ जाएगा 16 माइनस कितना 9, है ना बेटा, अब तो सही है। इस बार कितना बचेगा भाई बताओ, 7 RH/144। तो अगर हमें λ2 निकालना है
ये हो जाएगा 144/7 RH है। अब RH की वैल्यू पुट कर डालो और सॉल्व करके आंसर बताओ। तो 5 लैम्डा कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा है ना, नीचे क्या आ जाएगा 144 डिवाइड बाई 7 इंटू 36 डिवाइड बाई 5 लैम्डा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कहाँ आता है, न्यूमरेटर। देखो आंसर यहीं से निकल रहा है, अभी रुक जाओ थोड़ा। 5 लैम्डा अपॉन 7 इंटू ये 36 है, ये 12 का टेबल आता है ना, तो 12 12 जा 144 और 12 3 जा है ना, तो ये हो जाएगा 12/3। ठीक है, हो जाएगा, बस सॉल्व कर लो। देखो 7 या 21 होता है और 12 × 5 = 60। अरे यार 12 3 जा किया और 12 12 जा करा, 12/3 है ना, सही तो है। हाँ तो वो तो 4 हो ही जाएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ ना 60 और ये 20 हो गया, मैं तो डायरेक्ट पूरा आंसर ही खत्म कर रहा था। अरे वो करने से नुकसान है मेरा ना। अरे ये तो 4 ही है, तुम्हारी बात सही है। ये 20 आ रहा है, ये 21 आ रहा है, तो मैं ये अप्रोक्सीमेशन से इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। बाकी वो जो तुम कह रहे हो तो बिल्कुल सही है। हाँ तो ये हो जाएगा 4, ये जाएगा 20 लैम्डा अपॉन 7, 2.9 आएगा, 2.8 ऐसे आंसर आएगा। तो मैं अप्रोक्सीमेटली 3 लिखने वाला था, 3 लैम्डा। तो ये चीज थी, बाकी ठीक है। ये आंसर है, इसमें ऑप्शन दिया गया है फ्रैक्शन में, दैट इज 20/7 लैम्डा। आ गया? हाँ भाई, इकरा तो पूरा नाम क्या है, इकरा हसन, ऐसे ही आ गया। इसरार, बड़े यूनिक यूनिक नाम होते हैं भाई। उर्दू से आता है क्या ये? अच्छा ऐसा होता है। अच्छा ये साउथ में भी होता है कि अपना नाम फिर उसके बाद फादर का नाम, उसके बाद सरनेम, कल्चर है सब अलग अलग। चलो ये आंसर आ गया कि नहीं? न्यू वेवलेंथ इज 20 लैम्डा अपॉन 7। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा, कठिन तो फॉर्मूला तो एक ही लग रहा है, फॉर्मूला तो कुछ लगा नहीं, एक ही फॉर्मूला है। बात बस ये है कि एलसीएम हमें कितने अच्छे से आता है, स्क्वायर लेने आता है बस उसके। चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन करो। An electron of a stationary hydrogen atom passes from 5th energy level to the ground। अब बताओ फाइनल क्या है, n की वैल्यू 1 और शुरू कहां से कर रहे हैं, 5 से। ठीक है, वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन विल बी। तो कह रहे हैं बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, मास कितना है, मास ऑफ एटम, r आपका राइडरबर्ग कांस्टेंट, h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट। तो आपको v निकालना है और v का फॉर्मूला आपकी नोट्स में है, नहीं है तो देख लो, पीडीएफ खोल के देख लो, फॉर्मूला बता सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूं। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है बताओ, h बाई लैम्डा इज इक्वल टू mv, समझ गए? तो v इज इक्वल टू h अपॉन, चलो ट्राई करो। तो बट लैम्डा तो निकालना पड़ेगा ना, वेवलेंथ तो निकालने का आता है ना फॉर्मूला। तो समझ गए, क्वेश्चन का आंसर पूरा किस पे डिपेंड है, h कांस्टेंट m कांस्टेंट, और सारे ऑप्शन में h और m है, तो टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है लिख लो ये अगर नहीं पता है, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम, क्योंकि एटम ही जनरेट कर रहा है, एटम आपका मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, तो जब एनर्जी निकलेगी तो उसी मोमेंटम से आगे बढ़ेगी, इसीलिए मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम। और फॉर्मूला होता है, ये पिछले चैप्टर नेचर रेडिएशन पढ़ाया गया है, h अपॉन लैम्डा, और ये हम लोग ने हमेशा से पढ़ा है m इंटू वी। कहाँ, जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, फिर न्यूटन लॉ पढ़ते हैं 11th क्लास में, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इनको इक्वल टू किया, मैंने अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला बना लिया। मुझसे पूछा गया था वेलोसिटी, फिर मैंने फॉर्मूले को देखा तो मुझे h पता है कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, निकालना क्या है वेवलेंथ, और वेवलेंथ का फॉर्मूला अभी राइडरबर्ग से पढ़ा था,
क्या था, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और दो इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, जेड पता है, आर एच हम आर एच की तरह ट्रीट करेंगे सॉल्व करके। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जेड का क्या हो जाएगा 1, तो यानी 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 का स्क्वायर, हो जाएगा 1 अपॉन, कहाँ जा रहे हैं हम लोग 1 पर, माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर एच 1 माइनस 1 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा आर एच 24 अपॉन 25, ये 1 अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा क्या हो गया 25/24 आर एच। उठा करके किसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, करके मुझे आंसर बताओ। आंसर आई थिंक दिख रहा है, 24 आर एच इंटू प्लैंक कॉन्स्टेंट अपॉन 25 एम लैम्डा, कौन सा वाला है ये, लैम्डा, लैम्डा की तो वैल्यू पुट कर दी ना, यही है, और कोई तो बन ही नहीं रहा, पुट कर दे रहा हूं, देखो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू एच अपॉन एम, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, आर एच अपॉन क्या जाएगा, मिलाओ 25 एम 24, ठीक है हो गया। हुआ कि नहीं। अब देखो, अब ये अगला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सिर्फ टेबल पढ़ा होगा अगर तो कर लोगे, सबके सोल्यूशन नोट्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। ये तो तुम्हें पढ़ा हुआ है, पीछे तुम बस जाओ और वहां से आंसर निकाल लो। क्या है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो तुमको हिंट दिया जा रहा है, हिंट दे रहे हैं कि कहां पर खत्म करेंगे, दोनों में अलग अलग होता है भाई, एक में n इक्वल टू 1, एक n इक्वल टू, और शुरू कहाँ से दोनों में करते हैं, इन्फिनिटी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा वाला यूज करो, फटाफट आंसर निकाल लो। आंसर 1 नहीं होगा बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने इसलिए हिंट दिया। लास्ट लाइन का मतलब होता है कि कहां पर खत्म कर रहे हैं, तो हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आते थे और कहां खत्म करते थे, n इज इक्वल टू 2 पर बामर के लिए, और हम n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आते थे बेटा, और लाइमन में कहा खत्म करते थे, n इज इक्वल टू, तो जो फॉर्मूला बनेगा फाइनल 1 है फाइनल 2 है इसमें, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे ना, तो ये लैम्डा बी निकाल रहे हैं बामर के लिए, तो ये हो जाएगा क्या आर, ये तो सेम ही रहेगा सबके लिए क्योंकि एटम तो एक ही है ना, और यहाँ जाएगा 1 अपॉन, ये बताओ कितना आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। अच्छा, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, देखो ये चीज इसको नहीं आती, बेसिक मैथ पढ़ो, 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को, मैं इसको p लिख देता हूं ताकि तुम लोग समझ में आए, कोई वेरिएबल है, किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे हमेशा 0 आएगा, यानी ये वाला हिस्सा दोनों में 0 आने वाला है। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला बना आर एच इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, ये रहा तेरा ये लैम्डा बी के लिए। इधर क्या आ रहा है, ये लैम्डा बी के लिए, लैम्डा एल के लिए हुआ ना, एन की वैल्यू 1 ली मैंने, एल हो जाएगा ना, लाइमन में 1 पे जाते हैं ना। ठीक, अब फॉर बामर, फॉर लिख दे रहा हूं, जब लिखा रहेगा तो कभी गलत नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू आर एच सेम, जेड सेम, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्या होगा 4 माइनस 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं ताकि तुम लोग भूलो नहीं। ठीक भैया, अब बताओ यहां पर देख रहे हो ये आंसर आ रहा है आर एच जेड स्क्वायर अपॉन 4, 2 इंटू 2 मतलब भाई 2 का स्क्वायर लिखने जा रहा था, 4 आ गया, ये 1 अपॉन लैम्डा बी है, तो लैम्डा बी इज इक्वल टू 4 अपॉन आर एच जेड स्क्वायर, और लैम्डा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एच जेड स्क्वायर, है ना। अब डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पहले बामर आया तो ये करना है लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल, तो क्या आ गया
4 अपॉन आर एच जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन आर एच जेड स्क्वायर। ये देखो कट गया, आंसर क्या आ गया 4। आंसर क्या आ गया, समझ गए? ऐसे करना था क्वेश्चन। फॉर्मूला एक ही लग रहा है, देख लो इतने क्वेश्चन किए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, इस्तेमाल कैसे करना है बस ये सीखना, ठीक है? और सब कुछ आपको पढ़ाया गया। चलिए ये हो गया तुम्हारा। एक इसमें एक क्वेश्चन पेंडिंग था जो मैंने छोड़ दिया था, वो भी करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं कराया था ना मैंने, कौन सा था यार वो, ये नहीं कराया था, देखो खाली है, हाँ ये नहीं कराया था, करो ये भी कर लो। क्या है, कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, थर्ड ऑर्बिट 1 2 3 आता है ना, फिर नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, जानबूझ करके डराने के लिए बोला गया है ना, ताकि आप डर जाए, वर्ड देख करके आपको लगे ये कुछ स्पेशल है, उस पर आगे बढ़ जाओ। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इन दिस ऑर्बिट, जहाँ के की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू ये है, तो फॉर्मूला तो बताया मैंने अभी, तो यूज करो, सॉल्व करो। तो इसका न्यूक्लियाई पढ़ा देना। एक मिनट बेटा किताब दो जरा, न्यूक्लियाई कहाँ से स्टार्ट किया है हमारे किताब में, देखे जरा, किताब लाई हो? नहीं, तुम तो बेटा किताब, वो वाली किताब उठा के दे रहे थे, ये लड़की मीनाक्षी को उठा रख दो। रखो, ये रख दो। पहले तुम्हें क्या चाहिए होगा, अगर जैसे नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लिया करो। पहले तुम क्या निकालोगे, एनर्जी लेवल। ई का फॉर्मूला है नोट्स में, फॉर्मूला क्या है देखो जरा, बताओ पीडीएफ में देख के बताओ, मैं पेज नंबर बता दूं? जैसे तुम लोग फॉर्मूला नहीं मिल रहा होगा, मिल गया? ईएन का फॉर्मूला उठाइए, अगर वीएन वाला पता हो तो डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन ईएन करो, मैं चाहता हूं तुम लोग करो और सीखो। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कहा था ई की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये जूल में हो जाएगा, ठीक है? तो हम दोनों में से कर सकते हैं, जूल में निकाल लो तुम, जूल का भी फॉर्मूला तुम्हारे नोट से पड़ा हुआ है ना? तो बताओ जरा, ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूं तुम्हारे सामने, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये जूल में बन जाएगा, ठीक है? तो इसको अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया मैंने। जेड की वैल्यू कितनी है भाई बताओ, जेड की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एन कितना है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी कि -13.6 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो है। एनर्जी लेवल निकाला मैंने, अब ई की वैल्यू पुट कर दूंगा तो जूल बन जाएगा। ई की वैल्यू क्या होती है 1.13.6 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस, अब ये लो भाई जूल में हो गया। कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, जब हमने सॉल्व करते हैं ना तो आखिरी मोमेंट पे करा जाता है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो मैं पता है एनर्जी क्यों निकाला हम लोग ने, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो मैंने टोटल एनर्जी निकाल दी, और मुझे पता है रिलेशन, मुझे याद है मैंने ये पढ़ाया था, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, तो ये क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा वी तक पहुंच गया देखो मैं। अब मुझे पता है ये माइनस में उसको दे दूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना? अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, मुझे काम का इसका है नहीं, मुझे तो वी चाहिए था। अरे ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस को ऐसे काट दिया, 13.6 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू, काटेंगे तो तब ना जब काटने लायक बनेगा कुछ, मास पुट कर दो, सॉल्व कर डालो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 10 पावर माइनस 31, इसको नहीं याद है, ये सब चीजें याद रखा करो यार। 9.1 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये याद रखा करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस पुट कर दो, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो नहीं आता है आप लोगों को तो मैं बता रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, 13.6 गुड़े ये 2 गुड़े 4 कितना होगा 8, ठीक है? ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, यही तो पूरा हुआ सॉल्व होकर के, सिंप्लीफाई होकर के।
अब राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट करो। ये डेसिमल अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे एक 10 आ जाएगा। 16/10 इज 1.6 और यहाँ पर एक 10 की पावर माइनस बढ़ जाएगा ना, 19 को बना दूंगा मैं 20। अब कैसे किया मैंने, 1.6 को लिख दिया 16/10। अब ये 10 ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1 लेकर के आएगा। -19 में -1 ऐड करेंगे तो -20 बन जाएगा। अब देखो -20 से मैं यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 11। ठीक है, पहले देखते जाओ, छोटा क्यों कर रहा हूँ अभी दिखाता हूँ। ये जगह 13.6 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 10 की पावर 11 डिवाइड बाई 9 9 जा 81 होता है बेटा। 9 9 जा 81 होता है, मैंने इसको 9 मान लिया। अब ये देखो 8 10 जा 80 होता है, देखते जाना ध्यान से। 10 की पावर 10 आ रहा है, काट सकते हैं, काटो जितना काट सकते हो। तो राउंडिंग ऑफ में बस यही प्रॉब्लम है कि आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बड़ी आएगी। तो इसको अगर एक्यूरेट करना होगा तो तुम कैसे करोगे, टेल मी। कि अगर मुझे इसको एकदम एक्यूरेट बनाना है तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो सही है 10 की पावर 11 और ये हो जाएगा 9 इंटू 9 यहाँ तक तो परफेक्ट है, यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, करो सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर। अब मैं आप तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। हम लोग वी स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट करेंगे। आंसर एकदम करीब लाके मैंने वापस से लिख दिया। जो पहले मैंने कर दिया था उसका स्क्वायर रूट लेते तो आंसर आ जाता। नाइन इंटू 9.1 होता है 81.9। देखो इतना एक्यूरेट है, इसीलिए अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा बहुत ज़्यादा। एकदम सही आ रहा है, मेरा एकदम सही आंसर आ रहा है। अब तुम लोग के ऊपर छोड़ दिया। मल्टीप्लाई करो जरा इसको एकदम, आंसर आना चाहिए तुम्हारा 1.46 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आना चाहिए। वो कब आएगा, जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो। ठीक है, ये तो मैंने स्क्वायर, ये v की वैल्यू है ना, तो तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू √ऑफ 13.6 गुणे 8 गुणे 16 गुणे 10 की पावर 11 बटे 9 गुणे 9.1। ये जैसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.46 इंटू 10⁶। इकरा मल्टीप्लाई करो बेटा, बैठने से क्या होगा, मल्टीप्लाई तो करके देखो एक बार। जरा इसको मल्टीप्लाई कोई करेगा 13.6। चलो तुम लोग करो, जो इकरा करेंगी मेरे साथ, बताओ भैया
टेबल पढ़ो, 6 6 जा 3 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 3 कितना होगा, 6 1 जा 6 8। बताओ यहां क्या लिख दे, कितना आएगा, आ रहा है 2176। कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2। इतना कर ली, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, 21.76 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 6 जा 24, 4 2 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 4 2 जा 8। कितना डेसिमल प्लेस है, 2। लो ये मैं देख लो बेटा, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, 87.04 डिवाइड बाई 87 कर लूं, 87 डिवाइड कर लोगे, 87 को 9 से करूंगा, 9 9 जा तो दिख ही रहा होगा, कितना रिमाइंडर आएगा 6, डेसिमल लगाऊंगा 0 हो जाएगा, कितने ले जाऊं 7 जा, अरे इनको कर लें दो, 7 जा कितना होगा, पक्का कि 54 होगा, तो टेबल नहीं आता इसको, 56 होगा या 54 होगा, कहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर रही हो तुम, अरे हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं माता, वो 2 का मल्टीप्लाई नहीं, हाँ वो तुम जो कह रही हो ठीक है, लेकिन वो अगले स्टेप में है, मैं ये और आसान करने के लिए मैं पीछे आ गया, मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ, जो तुम कह रही हो मैं समझ गया, वो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, तो तुम सही कर रहे हो, तुम वी में हो तो तुम करो, लेकिन मास का डिवीजन भी करना पड़ेगा, हम एनर्जी में। हाँ भाई बताओ 54 होगा, पता है क्या यार, क्या करूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 यही है ना, ये भगवान क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, है क्या भाई सही कह रही है ये, फिफ्टी सिक्स होगा 54 होगा, 54 होगा, तो कौन 56 बता रहा था, जोड़ो इसको, जिसको नहीं आता वो जोड़े बैठ गए, 36 और ये कितना हो गया, अरे तुम पहले समझो तो, क्लास कहां हम लोग किस स्टैंडर्ड, हम लोग मल्टीप्लीकेशन में टेबल नहीं कर रहे हैं। अब ये कितना आ गया तुम्हारा 60, तो हम यहाँ 8 जा ले जाएंगे या 7 जा ले जाएंगे, 7 जा 9.67, इतना ही कर लेते, मत सॉल्व करते इसके आगे, 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने बताया है। तो ये आंसर कितना आ गया बेटा, -9.67 × 10⁻, बस भैया इतना ही करना था। इतना करने के बाद जब तुम कर लेते तो यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, जब हम इधर आएंगे तो हमारे पास अब ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमारे पास सीधे आ जाएगा 9.67। अब देखो 9.67 × 10⁻⁻19, और अब 2 मल्टीप्लाई होगा, है ना, और क्या डिवाइड होगा 9.1 × 10⁻, अभी छोटा हो गया, अभी तो कर लोगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको भी राउंड ऑफ करूंगा तो ये 9.7 हो जाएगा, ठीक है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कट सकता है, तो डिवीजन आसान हो जाएगा। ये कितना हो गया, माइनस कितना आएगा बेटा इसमें, -12 आएगा, कितना आएगा -12, यहाँ सही है, ठीक। अब ये डिवाइड कर सकते, छोटा नंबर आ गया, बस ये कर लीजिए, आपको v² मिलेगा, इससे क्या मिलेगा v², फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो v कितना आएगा, 1 लिख लो 1.46 × 10⁻6 मीटर पर, आया कि नहीं आया, बाप रे। अब चलो ये भी करो, मल्टीप्लाई करो भाई इसको, 9.67 को मल्टीप्लाई करो इंटू 2, कितना आ रहा है 19.34। अब ये सब कर लोगे अब, मैं यहां करके दिखा रहा हूं, स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा दूंगा।
पूरी फिजिक्स यहीं तो फंस जाती है। चलो 9.67 इंटू 2, 4, फिर 3, फिर ठीक है 19.34 इंटू 10 की पावर कितना है 12। इसको मत छेड़ना, अब इसको सिखाऊंगा कैसे करेंगे। x की पावर m की होल पावर n क्या हो जाएगा बताओ, 10 की पावर 6 की होल पावर 2, ठीक है। और किसी चीज का स्क्वायर रूट के अंदर होता तो बाहर आ जाता है। तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया, एक आंसर तो मिल गया। अब नीचे क्या है तुम्हारा 9 पॉइंट, अब इसको सिंपल डिवाइड कर लो, इसको 9 कर लो, इसको राउंड ऑफ करके 19 कर लो, तब भी तुम्हारा तुक्के में भी आंसर आ जाएगा। लो ठीक, 1 जा 2 जा 2 जा, है ना, स्क्वायर रूट निकालना है ना तो डबल तो आना ही चाहिए। 2 जा क्या आ जाएगा 18, 1 फिर डेसिमल के बाद 1 ही आएगा ना, और फिर तुम्हारा रिमाइंडर क्या बचेगा फिर से 1, यानी 2.11, है ना। और ये कितना है 10 की पावर कितना है तुम्हारा 12। जरा करो इसको स्क्वायर रूट 2, अरे स्क्वायर रूट 2 क्या होता है 1.414, 1.414 और 2 से बड़ा है, एकदम सही आ रहा है। रूट 2 क्या होता है, अरे अब इस पे रूट लगा दीजिए ना, ये कितना आ जाएगा, अब देखो भाई पूरा सॉल्व कर दिया मत कहना। देखो अब मैं एक्यूरेट इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं, अगर मैं इसको एज इट इज सॉल्व करूंगा तो जो नंबर आएगा वो 2 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग छोटे नंबर को सॉल्व किया है ना, तो 2.11 जो आ रहा है वो तो हमने 19 के लिए किया, उससे बड़ी संख्या के लिए और बड़ा नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करके लेके आते हैं 2.11 इंटू 10 की पावर 12 को लिख रहा हूँ ऐसे, और इसका अगर रूट निकालूंगा तो अगर मैं रूट 2 भी देख रहा हूँ यहाँ पर तो 1.41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आंसर कितना है 1.46। तो पहला जो बड़ा वाला नंबर है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर आ गया 1.46 इंटू 10 टू द पावर कितना है 6, क्योंकि 10 की पावर 6 का स्क्वायर था तो 10 की पावर 6 रूट के बाहर आ गया। तो राउंडिंग ऑफ से ये फायदा है, एमसीक्यू में तो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे इसमें एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर इसको सही से करना है तो हमें 9.1 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसी करना पड़ेगा, तब आंसर हमारा सही है। ठीक भैया, तो ये थी कैलकुलेशन, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आ सकता। ठीक, आ गया, अब तो आ गया इकरार। चलो भैया ठीक है, ये क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन इसमें है, सारे करा दिए। ठीक है, तो हमारा एटम्स खत्म हो गया। ठीक है, एटम्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब अगली क्लास में, क्योंकि टाइम अप हो गया, अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई। ठीक भैया, अगली क्लास में पढ़ के आना, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आज ही, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे और एटम आज आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो अब आपके 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, थैंक यू।